नमस्कार दोस्तों। व्हाट्सएप बैन, फेसबुक बैन, इंस्टाग्राम भी बैन और ये खबर सुनकर दुनिया हैरान है कि ये क्या चल रहा है और हो क्यों रहा है ये सब। क्योंकि लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप बैन हो गया तो भाई अब बात ही कैसे होगी, जिंदा कैसे रहेंगे। फेसबुक और इंस्टा चले गए तो कई लोगों के लिए जिंदगी रुक जाएगी टाइप का सीन हो जाए। लेकिन ये हो रहा है, सब बैन हो रहे हैं और आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों इन पर बैन लगा है, क्यों ये ऐप्स दुनिया की बड़ी बड़ी मिसाइलों और बॉम्ब से भी ज्यादा घातक माने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फोन को आप रात को सिरहाने रखकर सोते हैं, वो असल में एक ऐसा जासूस है जो चौबीसों घंटे आप पर नजर रख रहा है। 21वीं सदी में जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बॉस, बल्कि सर्वर पर लड़ी जा रही है। आज टैंक से ज्यादा ताकतवर एल्गोरिदम है और मिसाइलों से ज्यादा घातक डेटा है। क्या जो लड़ाई अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ी जा रही है वही युद्ध है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इस एक्सप्लेनर को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दावा है आपकी सोच बदलने वाली। आज हम डिजिटल वॉर के उस दौर में खड़े हैं जहां एक मैसेज दंगा भड़का सकता है और एक ऐप सरकार गिरा सकती है। नेपाल और बांग्लादेश हमारे सामने इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इन दोनों ही देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही सत्ता परिवर्तन हुआ। दिल्ली दंगों की चार्जशीट देखिए बॉस, आपको समझ में आएगा कि कैसे दंगों की प्लानिंग मैसेजिंग ऐप के जरिए की गई थी। जिस व्हाट्सएप और फेसबुक को आप फ्री समझते हैं, असल में उसकी कीमत आपकी आजादी है। आज हम उस सच का पर्दाफाश करेंगे जो आपके मोबाइल की स्क्रीन के पीछे छिपा हुआ है। दरअसल रूस ने व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया है और उसकी जगह सरकार समर्थित मैसेजिंग ऐप को बढ़ावा दे रहा है। रूस की सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के लिए जरूरी है। साथ ही रूसी अधिकारियों का दावा है कि विदेशी मैसेजिंग ऐप्स के जरिए पश्चिमी देश अपना एजेंडा भी आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम करना जरूरी है। और रूस ने सिर्फ व्हाट्सएप नहीं बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब बैन कर दिया है बॉस। लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह कदम असल में लोगों की ऑनलाइन बातचीत पर ज्यादा नियंत्रण और निगरानी बढ़ाने की कोशिश है। क्यों भाई? जब ये ऐप्स निगरानी करते हैं, नजर रखते हैं, तब तुम लोग क्यों नहीं चिल्लाते? सवाल यह है कि अगर इन ऐप्स से रूस को खतरा है तो भारत को नहीं होगा? क्या भारत की सिक्योरिटी दांव पर नहीं है? और अगर है तो क्या भारत में भी इन्हें बैन करना चाहिए? आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर राय नहीं बना पा रहे तो पूरा वीडियो देखने के बाद तब कमेंट कीजिएगा। देखिए, सवाल है कि क्या आपकी और हमारी आजादी नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर हो सकती है क्या? क्योंकि अभी हाल ही में हुए दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टर थ्रीमा ऐप का यूज कर रहे थे। ये बात एनआईए जांच में सामने आ चुकी है। इस ऐप की खासियत ही यही है कि यहां यूजर की पहचान बेहद आसानी से और बेहद मजबूती से छिपाई जा सकती है। कहानी देखिए शुरू होती है 10 दिसंबर 2025 से। ऑस्ट्रेलिया ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत किसी देश ने नहीं की। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पूरा सोशल मीडिया बैन कर दिया। नवंबर 2024 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत अगर कोई भी प्लेटफॉर्म चाहे, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, मेटा हो, 16 साल से छोटे बच्चे को अपना ऐप इस्तेमाल करने देता है तो उस कंपनी पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी करीब 32.8 मिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना लग जाएगा। और यह सिर्फ एक बैन नहीं था, यह दुनिया के लिए एक संदेश था कि हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ और प्रिवेसी किसी भी कंपनी के मुनाफे से बड़ी। ऑस्ट्रेलिया के इस कदम ने ब्रिटेन, फ्रांस और नॉर्वे जैसे देशों में भी एक नई बहस छेड़ी। अब बात करते हैं उस ऐप की जो भारत में हर किसी की धड़कन यानी व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की एंड टू एंड इंक्रिप्शन का बहुत बड़ा ढोल ये पीटती है। लेकिन क्या वाकई हर मैसेज इंक्रिप्टेड होता है? और होता है तो कैसे? और ऐसा क्यों है कि सरकारें भी इसको पढ़ नहीं सकती? देखिए, ये समझिए कि व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन काम कैसे करता है। जब आप अपने किसी दोस्त या जानने वाले को एक हाय भी लिखकर भेजते हैं तो वो आपके फोन से निकलते ही ऐसे डिजिटल इंक्रिप्शन में बंद हो जाता है जिसे रास्ते में कहा जाता है कि कोई नहीं खोल सकता, ना पुलिस ना हैकर। और व्हाट्सएप दावा करता है कि वो खुद भी नहीं खोल सकता। इसे स्क्रैम्बल्ड कोड कहते हैं। ये सिर्फ रिसीवर के फोन पर जाकर ही खुलता है। भले ही मैसेज इंक्रिप्टेड हो, लेकिन कंपनियां मेटा डेटा, जैसे आपने किसे मैसेज किया, कब किया, कितनी देर बाद की और आपकी लोकेशन क्या थी, अभी भी ट्रैक और स्टोर करती है। ये इन सोशल मीडिया ऐप के प्राइवेसी के दावे की एक बड़ी खामी है जिस पर ये हमेशा चुप हो जाती है। लेकिन असली लड़ाई यही है। सरकारें कहती हैं कि हमें इस इंक्रिप्शन की एक बैकडोर या मास्टर की चाहिए।
सवाल है कि क्यों? क्योंकि दंगों की साजिश, अश्लील कंटेंट या आतंकवाद के मैसेज भी इसी इंक्रिप्शन वाले ताले के पीछे छिपकर भेज दिए जाते हैं। मान लीजिए किसी ब्लास्ट केस में या दंगे के केस में भारत सरकार व्हाट्सएप से पूछती कि ये मैसेज सबसे पहले किसने भेजा, यानी इसका फर्स्ट ओरिजिन क्या है, तो व्हाट्सएप प्रिवेसी का हवाला देकर मना कर देता कि हम नहीं बताएंगे। यही वो पॉइंट है जहां प्रिवेसी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच एक बहुत बड़ी डिजिटल खाई पैदा हो जाती है। अब चलते हैं उस सच की तरफ जो आपको हैरान कर दे। क्या मेटा यानी फेसबुक और उससे जुड़े सोशल मीडिया ऐप सिर्फ एक सोशल मीडिया कंपनी है? नहीं, ये एक डेटा माइनिंग फैक्ट्री है। और ये हम नहीं बोल रहे बल्कि फैक्ट्स बता रहे हैं। मेटा के एक पूर्व कर्मचारी ने यूएस कांग्रेस समिति के सामने वो बातें कबूली जो रोंगटे खड़े कर देने वाली। उसने बताया कि कैसे मेटा को पता था कि बच्चों का डेटा असुरक्षित है, फिर भी उन्होंने इसे नहीं रोका। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल तो बस एक झांकी थी। उस स्कैंडल में करोड़ों यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल करके अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित किया। लोगों के दिमाग को सोशल मीडिया, रील, वीडियो और कंटेंट के जरिए एक तरह से हैक किया गया ताकि वो खास तरह से जाकर वोट डालें। और सुनिए, दस्तावेज के अनुसार मेटा पर एक बेहद संगीन आरोप लगा है। मेटा का जो एआई मॉडल है, जिसे लामा कहा जाता है, उसे चीनी रिसर्च संस्थानों ने अपने मिलिट्री उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। सोचिए, एक अमेरिकी कंपनी का डेटा और तकनीक चीन की सेना को ताकतवर बना रहा है। Mark Zuckerberg pledged himself a free speech champion. Yet I witnessed Meta work hand in glove with the Chinese Communist Party to construct and test custom-built censorship tools that silenced and censored their critics. When Beijing demanded that Facebook delete the account of a prominent Chinese dissident living on American soil, they did it. And then lied to Congress when asked about the incident in a Senate hearing. सोशल मीडिया पर समय समय पर यूजर्स का डेटा लीक या बेचे जाने के आरोप लगते हैं। 2018 में फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल सामने आया, जब एक क्विज ऐप के जरिए करीब 8 करोड़ 70 लाख लोगों का डेटा बिना उनकी इजाजत के एक राजनीतिक कंसल्टिंग फर्म को दे दिया गया, जिसका इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया। इस मामले में फेसबुक पर भारी जुर्माना लगा और मार्क जुकरबर्ग को अमेरिकी संसद में सफाई देनी पड़ी, साथ ही माफी भी मांगनी पड़ी। Why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. फिर 2021 में 53 करोड़ से ज्यादा फेसबुक यूजर्स का फोन नंबर, नाम, लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ जैसे डेटा हैकर फोरम पर लीक होकर मिले, जिसमें लाखों भारतीय भी शामिल थे। कंपनी ने कहा कि ये पुरानी तकनीकी खामी का फायदा उठाकर स्क्रैप किया गया डेटा। इसके बाद 2022-23 में ट्विटर, जो कि अब एक्स हो गया है, उसमें एक बग के कारण लगभग 23.5 करोड़ यूजर्स के ईमेल और प्रोफाइल डिटेल्स चोरी हो गए और जनवरी 2023 में ये डेटा डार्क वेब पर फ्री में चढ़ा हुआ मिला, जिससे पत्रकारों और एक्टिविस्ट तक की पहचान उजागर होने का खतरा बढ़ गया। इन घटनाओं ने बार बार यह सवाल खड़ा किया कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच में यूजर्स की निजी जानकारी सुरक्षित रख भी पा रहे हैं या नहीं। यही वजह है कि रूस और चीन जैसे देश इन अमेरिकी ऐप्स पर भरोसा नहीं करते। चीन ने तो सालों पहले अपनी ग्रेट फायरवॉल बनाकर गूगल और फेसबुक को बाहर बैठा दिया कि बाहर बैठो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। रूस ने अब व्हाट्सएप की वॉइस और वीडियो कॉलिंग को बैन कर दिया है। रूस का कहना है कि ये ऐप्स जासूसी के अड्डे बने हुए हैं। उन्होंने कानून बनाया है कि इन कंपनियों को रूस में अपने लोकल ऑफिस खोलने होंगे और वहां के नियमों के हिसाब से कंटेंट को फिल्टर करना होगा। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो बैन झेलना होगा। रूस का यह रुख दिखाता है कि डेटा सोवरेनिटी आज के दौर में कितनी जरूरी है। अब बात अपने देश भारत की। भारत कोई छोटा बाजार नहीं है, हम मेटा के लिए सबसे बड़े यूजर बेस है। लेकिन जब व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के जरिए भारतीयों का डेटा अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करना चाहा, तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनकी औकात याद दिला दी। कोर्ट में हुई बहस के दौरान जजेस ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आप भारतीयों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। भले ही आप $1 ट्रिलियन की कंपनी हो, लेकिन भारत का संविधान और नागरिकों के अधिकार आपसे कहीं ऊपर है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप या उनकी मेटा कंपनी की बोलती बंद कर दी और वाट लगा दी। भारत सरकार ने आईटी रूल्स 2021 लागू किए, जिसके तहत इन कंपनियों को भारत में एक ग्रीवांस ऑफिसर यानी शिकायत अधिकारी रखना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है कि अगर भारत में धंधा करना है तो भारत के कानून को मानना होगा। भारत ने पहले ही टिकटॉक, हेलो और वीचैट जैसे सैकड़ों चीनी ऐप्स को सेक्शन 69A के तहत बैन करके अपनी ताकत दिखाई।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में पाया गया कि ये ऐप्स भारतीय यूजर्स का डेटा चोरी छिपे विदेशी सर्वर्स खासकर चीन को भेज रहे थे। सरकार ने इसे भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा माना। डिजिटल वॉर का सबसे बड़ा असर समझना हो तो नेपाल को देखिए। नेपाल ने 2025 में जब 26 ऐप्स को बैन किया तो वहां जेनजी सड़क पर आ गया, हिंसा हुई, प्रदर्शन हुए और सत्ता परिवर्तन करवा दिया गया। यह दिखाता है कि हम इन ऐप्स की पकड़ में कितने ज्यादा हैं और कैसे ये देश के संविधान, सरकार और कोर्ट तीनों से अपने आप को ऊपर समझने लगे। ये ऐप सिर्फ सत्ता परिवर्तन का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डिजिटल ड्रग भी है। रिसर्च कहती है कि इंस्टाग्राम या फेसबुक का एल्गोरिदम इस तरह बना है कि जैसे कोई लाइक आता है, आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जुआ खेलने या नशा करने पर होता है। मेटा के अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि उन्हें पता था कि इंस्टाग्राम टीनेज गर्ल्स की मेंटल हेल्थ बिगाड़ रहा है, उन्हें अपनी बॉडी को लेकर हीन भावना दे रहा है, लेकिन मुनाफे की भूख इतनी थी कि एल्गोरिदम को नहीं बदला इन लोगों ने। और जब सवाल उठते हैं कि भाई डेटा दो सुरक्षा के नाम पे, तो बड़ी बड़े मानवाधिकार की बात करने वाले लोग आ जाते हैं। जब ये कंपनियां ये सब करती हैं तो मुंह में डॉलर डालकर बैठे रहते हैं ये मानवाधिकार के लोग क्या। अब दुनिया के देश हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। यूके यहां ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के जरिए कंपनियों पर नकेल कसी जा रही है। फ्रांस के स्कूलों में फोन बैन करने और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की परमिशन जरूर करने की तैयारी चल रही है। नॉर्वे और चीन, ये देश भी उम्र की सीमा बढ़ाने और स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने के लिए कड़े नियम बना रहे हैं। वहीं भारत सरकार बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए आईटी नियम 2021 और डीपीडीपी कानून के तहत सख्त कदम उठा रही है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बच्चों के डेटा पर माता पिता की सहमति लेना और सट्टेबाजी और एडल्ट कंटेंट को फिल्टर करना जरूरी है। इन सोशल मीडिया कंपनियों पर समय समय पर आरोप लगते आए हैं कि ये यूजर्स की हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, थर्ड पार्टी को डेटा बेचते हैं। रिसर्च मानते हैं कि ये सोशल मीडिया ऐप बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ाते हैं। इन ऐप के जरिए, फेक न्यूज के जरिए दंगे और अशांति फैलाने के आरोप कई सरकार इन पर लगा चुकी है। आपने कभी गौर किया, आप इंस्टाग्राम पर कोई रील देख रहे हो और बीच में कुछ बात कर लीजिए कि मुझे फलाना जगह घूमने जाना है, मुझे शादी में जाना है, और उसके बाद आप देखिए आपको रील में वही कंटेंट दिखने लगता है। कैसे? ये सब देखते हैं, सुनते हैं। इस पूरी कहानी का सार क्या है? एरा ऑफ डिजिटल वॉर, जिसमें आप और हम सिर्फ यूजर नहीं, हम प्रोडक्ट है। हमारा हर क्लिक, हमारी हर पसंद किसी सर्वर पर बेची या खरीदी जा रही है। दस्तावेज और आंकड़े साफ कहते हैं, सोशल मीडिया बच्चों के लिए घातक है। आपकी प्राइवेसी कभी भी 100% सुरक्षित नहीं है। डेटा ही आज का नया सोना और नया हथियार है। इसलिए सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर से लेकर अपनी कोई भी जानकारी शेयर करते समय 10 बार सोच लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है? क्या भारत में भी इन ऐप्स को बैन करना चाहिए या कुछ और कड़े नियम बनाने चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।